with the increase in the charge, size of the ion decreases. With the increase in the charge, size of the ion decreases. With the increase in positive charge. Yes. इस पॉइंट की बात कर रहे हैं? Yes sir, second point sir. सेकेंड पॉइंट पे आ गए. okay. अच्छा जी, जस्ट टू रिकॉल, ये हमारा पीरियोडिक टेबल की डेटा बुकलेट है और इसमें आपको मैंने बताया था कि एटॉमिक और आयोनिक रेडियस का डेटा गिवन है. और लास्ट क्लास में दो बातें हमने की थी कि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव एटम से हमेशा साइज में छोटे होते हैं. और दूसरी बात हमने ये की थी कि विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, साइज ऑफ द आयन जो है वो डिक्रीज होता जाता है. विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज जो है वो साइज ऑफ द आयन जो है वो डिक्रीज होता जाता है. तो ये जो है नजर आ रहा है आपको कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है साइज ऑफ द आयन कम होता जा रहा है. अच्छा, अब अगली बात जो मैं आपको अभी शो करूंगा उसमें ये है कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव एटम से हमेशा साइज में बड़े होते हैं. नेगेटिव आयन जो है नेगेटिव आयंस अपने रिस्पेक्टिव एटम से हमेशा साइज में जो है वो बड़े होते हैं. और ये यहाँ प्रूफ नजर भी आपको आ रहा है कि क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस 0.099 और क्लोराइड आयन का आयोनिक रेडियस 0.181 है. तो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो हमेशा अच्छा, अब ये तीसरा पॉइंट आ गया कि नेगेटिव आयंस आर लार्जर एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम. यानी अगर आप क्लोरीन को कॉन्फ़िगरेट करें 3s2 3p5 और क्लोराइड आयन की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 है, तो क्लोराइड आयन जो है वो लार्जर देन क्लोरीन एटम. क्लोराइड आयन जो है वो लार्जर देन क्लोरीन एटम है. अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों, कि ये लार्जर देन क्लोरीन एटम क्यों है? इसकी वजह ये है, देखें कि जब आउटर ऑर्बिट के अंदर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आना चाहता है तो उसकी जगह करने के लिए जो आउटर ऑर्बिट है वो एक्सपेंड करता है थोड़ा सा. और वो एक्सपेंड इसलिए करता है ताकि इलेक्ट्रॉन रिपल्जन मिनिमाइज हो सके, So outer orbit should expand in order to adjust incoming electron, in order to accommodate incoming electron. आउटर ऑर्बिट अपने आप को एक्सपेंड करता है ताकि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करे. और जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता है. और आयोनिक रेडियस इंक्रीज होने से क्या होगा कि टू अवॉइड रिपल्जन अमंग इलेक्ट्रॉन्स, आयोनिक रेडियस इसीलिए इंक्रीज होता है कि जब आप किसी भी नेगेटिव आयन का आयोनिक रेडियस लेते हैं तो वो अपने रिस्पेक्टिव एटम से हमेशा साइज में बड़ा होता है. अब चाहे आप क्लोराइड आयन ले लें, ब्रोमाइड आयन ले लें, ऑक्साइड आयन ले लें, तो कोई भी नेगेटिव आयन अपने रिस्पेक्टिव एटम से हमेशा साइज में बड़ा होता है और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया. सर समझ नहीं आया. चौथा पॉइंट जो है,
सर जी ऑर्बिटल तो सेम रहेगा ना, सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन ही बढ़ रहे हैं, तो उससे साइज क्यों फर्क कर रहा है? ओ भाई, तो थोड़ा एक्सपेंशन ऊपर कर दें। सर ऊपर करे, कॉपी भी करना है। सर आप समझा रहे थे मुझे एक बात। वैसे ये मुझे आप बता सकते हैं ऑर्बिट होता क्या है? सो ऑर्बिटल जो किसी न्यूक्लियस के अराउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ऑर्बिट एक इमेजिनरी पाथ है जो कि ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। तो सही। अल्टीमेटली जब आपके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाने के लिए और आपस के रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए वो आउटर ऑर्बिट एक्सपेंड करेगा। वो जब आउटर ऑर्बिट एक्सपेंड करे तो अल्टीमेटली ऑर्बिटल्स ही एक्सपेंड करेंगे ताकि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सके। यानी कि वो जो कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल है उसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा हो जाएगा। अब समझ में आ गई बात? जी जी सही। सर आपने पहला पॉइंट दिखाया था कि द आयंस आर स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू द रिस्पेक्टिव एटम्स, तो इसके अंदर आयंस पॉजिटिव आयन होने चाहिए। जी अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट है जनाब के with the increase in negative charge size of negative ion या ionic radius of negative ion increase होता है। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज ऑफ नेगेटिव आयन इंक्रीज होता जाता है। और ये क्यों होता है? सेम रीजन कि ड्यू टू इंक्रीज इन रिपल्जन in the outer orbit, it expands to minimize repulsion among electrons. वो उस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए जैसे जैसे एडिशनल इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे आउटर ऑर्बिट एक्सपेंड होता जाएगा ताकि वो अकोमोडेट कर सके इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को और आपस के रिपल्जन को मिनिमाइज कर सके। ये जो ऑर्बिट जो होते हैं या ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये कोई बेसिकली फिक्स पाथ थोड़ी है, ये कोई फिक्स डिस्टेंसेस थोड़ी है कि यहां से लेकर यहां तक कोई स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है। ये तो एक एरिया है, एक एरिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो वो एरिया एक्सपेंड भी हो सकता है, वो एरिया रिड्यूस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अट्रैक्शन और रिपल्जन की एबिलिटी पर। तो अब जैसे जैसे एडिशनल इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन वहां पर बढ़ता जाएगा और उसको मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक खास डिस्टेंस पे रखें, एक दूसरे से दूर रखें, और दूर रखने के लिए उनको अपना साइज एक्सपेंड करना पड़ता है ताकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो इजीली एडजस्ट कर सके। तो ये स्टोरी होती है कि ड्यू टू इंक्रीज इन रिपल्जन in the outer orbit, it expands to minimizes repulsion among electrons. अब जो ग्राफ बनेगा, अच्छा पीरियड, अब मसला है पीरियड का। डाउन द ग्रुप मैंने आपको ये बताया था कि डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता है, लेकिन अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो आयोनिक रेडियस पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज होता है। कैसे? आप डेटा बुकलेट देखें, इसका डेटा आपके सामने है इस वक्त। इस डेटा बुकलेट से आपको नजर आ रहा होगा कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, साइज ऑफ द आयन छोटा होता जा रहा है। फिर उसके बाद सिलिकॉन जो 4 पॉजिटिव है, ये सिलिकॉन -4 भी हो सकता है
क्योंकि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में, जी वहां से देखिए, सर वो दोबारा ऊपर करना था, लिख रहा था मैं। सर लेकिन यूजुअली जो ग्रुप 4 में होता है वो तो हमेशा कोवेलेंट बनाते हैं, आयनिक तो बनाते ही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो सिलिकॉन हम उनका 4 आयनिक, पॉजिटिव आयन की वैल्यू है ना, बनाना ना बनाना एक अलग बात है। सिलिकॉन -4 नहीं होता, सिलिकॉन +4 ही होता है। बॉन्ड तो उसका कोवेलेंट ही होता है, लेकिन उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +4 ही होता है मेजॉरिटी केसेस में। इसीलिए इसको हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं, आयनिक रेडियस नहीं कहते। अगर सिलिकॉन के साथ 4 क्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं तो सिलिकॉन के न्यूक्लियस और क्लोरीन के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका जो हम हाफ लेंगे वही तो होगा ना आयोनिक रेडियस। तो बरल पॉजिटिव आयंस डाउन द ग्रुप जो है वो, आई एम सॉरी, अलोंग द पीरियड साइज ऑफ द आयन डिक्रीज होता है, लेकिन सिलिकॉन पर ही अचानक -4 होने की वजह से साइज ऑफ द आयन, रेडियस ऑफ द आयन शार्पली इंक्रीज हुआ। और फिर मैंने आपको कहा था कि विद द इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज साइज ऑफ द आयन या आयोनिक रेडियस विल इंक्रीज। तो आप देखें Cl- का साइज छोटा, रेडियस छोटा, S-2 का बड़ा, P3 का और बड़ा, और सिलिकॉन 4 का और बड़ा। तो पहले पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से साइज कम होता जाता है, फिर अचानक साइज इंक्रीज होता है, रेडियस इंक्रीज होता है, और फिर दोबारा रेडियस डिक्रीज होता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है। तो ये बात जो है वो हम इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आप देखिए 11, 12, 13 एंड 14 आहिस्ता आहिस्ता आयोनिक रेडियस कम हुआ। 14 पर दो वैल्यूज हैं डेटा बुकलेट में, 14 पे दो वैल्यूज हैं, एक सिलिकॉन 4+ और एक सिलिकॉन 4 नेगेटिव। तो सिलिकॉन 4+ से सिलिकॉन 4 नेगेटिव का मतलब यह है कि आयोनिक रेडियस शार्पली इंक्रीज करेगा और फिर उसके बाद जो है ये डिक्रीज करता जाएगा। ये जिनको कॉपी करना है कॉपी कर लें।
सर ग्राफ दिखाएगा। अच्छा जी, तो ये जो है वो आपने शेप, अगर जो आयनिक रेडियस का और प्रोटॉन नंबर का जो शेप है ये आपके सामने है, इसको आप देख लीजिए। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। बहुत ये आप लोग मैसेज करते हैं, मैं मैसेज देख रहा होता हूँ, उस पर मैसेज ऑन नहीं होता। आप यस करने के लिए भी, नो करने के लिए भी, आपस में बातें करने के लिए मैसेज यूज करते हैं। ये आप आराम से घर में बैठ के बात कर लीजिएगा, जब जिनके साथ जो बात करनी हो। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट जो है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये मेल्टिंग पॉइंट है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट जिन दो चीजों पे डिपेंड करता है, उनमें से एक जो है वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है, और एक जो है वो नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर किसी चीज की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसको मेल्ट करना मुश्किल होगा, और अगर किसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी तो उसको मेल्ट करना आसान होगा। कुछ केसेस में, जैसे अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है और आप उसको मेल्ट करना चाहते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट करने के लिए आपको आयोनिक बॉन्ड ब्रेक करना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ब्रेक करनी होती है। और अगर जैसे आइस को आप मेल्ट करना चाहते हैं, तो अब आइस में वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो आइस को मेल्ट करने के लिए आपको बॉन्ड नहीं ब्रेक करना होता, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करनी होती है। तो मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस चीज को आप मेल्ट कर रहे हैं उनके दरमियान बॉन्डिंग की नेचर क्या है। लेट वी स्टार्ट विद पीरियड नंबर 3। तो पीरियड नंबर 3 के जो पहले 3 मेंबर्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तीनों जो हैं वो मेटल्स हैं। मेटल्स का मतलब ये है कि इन तीनों की जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो मेटेलिक बॉन्डिंग है। और मेटेलिक बॉन्डिंग का मतलब ये है कि जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो जॉइंट मेटेलिक लैटिस स्ट्रक्चर होगा। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो जॉइंट मेटेलिक लैटिस स्ट्रक्चर होगा। तो बॉन्डिंग मेटेलिक, स्ट्रक्चर इज जॉइंट मेटेलिक लैटिस स्ट्रक्चर। तो अब आप देखिए, इन तीनों को अगर आप मेल्ट करेंगे, तो सोडियम को जब आप मेल्ट करेंगे तो उसके दरमियान जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो ब्रेक होगी, यानी कि मेल्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा वो मेटेलिक बॉन्ड होगा। अब सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तीनों में मेटेलिक बॉन्ड होगा, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, मैंने बताया था जब मैंने मेटेलिक बॉन्डिंग करवाई थी कि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अब सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एल्युमिनियम में जो है वो ज्यादा है। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि एल्युमिनियम में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। और जब एल्युमिनियम में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो एल्युमिनियम में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब ये है कि एल्युमिनियम का जो मेटालिक बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा और उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी वजह से जब हम सोडियम टू मैग्नीशियम और मैग्नीशियम टू एल्युमिनियम मूव करते हैं तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है जब हम सोडियम टू मैग्नीशियम और मैग्नीशियम टू एल्युमिनियम मूव करते हैं। फिर जब आप एल्युमिनियम से सिलिकॉन की तरफ आते हैं तो सिलिकॉन में बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है और जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है। अब अगर बॉन्ड कोवेलेंट है और स्ट्रक्चर जो है वो जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करना सबसे मुश्किल होता है। यानी अगर आप सिलिकॉन को मेल्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना पड़ेगा और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होगी। इसीलिए आप देखें जब आप एल्युमिनियम से सिलिकॉन की तरफ आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में शार्प इंक्रीज आता है एंड इट इज ड्यू टू चेंज इन नेचर ऑफ बॉन्डिंग फ्रॉम मेटालिक टू कोवेलेंट। यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 14 के मेंबर होते हैं कार्बन सिलिकॉन, इनके मेल्टिंग पॉइंट अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे हाई होते हैं क्योंकि कार्बन में सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इनको ब्रेक करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसी वजह से किसी भी पीरियड के अंदर जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ग्रुप 14 के मेंबर्स का होता है। जो ग्रुप 14 के मेंबर्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो हाई होते हैं और उसका रीजन आप ये बताएंगे because of the presence of covalent bond and giant molecular lattice structure, extra amount of energy is required to break that bond to melt silicon. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जब हम सिलिकॉन से फास्फोरस की तरफ जाते हैं तो फास्फोरस इज अ P4 मॉलिक्यूल। फास्फोरस जो है वो P4 मॉलिक्यूल है और फास्फोरस को अगर आप रिकॉल करें, जब मैंने फास्फोरस का स्ट्रक्चर आपको करवाया था तो मैंने कहा था कि P4 मॉलिक्यूल में विद इन मॉलिक्यूल तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है लेकिन अमंग मॉलिक्यूल वैन डर वाल फोर्सेस होती है। इसलिए जब आप फास्फोरस को मेल्ट करेंगे तो फास्फोरस को मेल्ट करने के दौरान जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा बल्कि वैन डर वाल फोर्सेस ब्रेक होंगी क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर। यानी जब आप P4 को सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो वो P4 ही लिक्विड बनेगा, लिक्विड में भी वो P4 होगा और इवन जब फास्फोरस वेपराइज होगा तब भी वो P4 की ही फॉर्म में रहेगा। यानी कि जो फोर्सेस ब्रेक होंगी वो वैन डर वाल फोर्सेस ब्रेक होंगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इसी वजह से ब्रेक हो रही थी जी, सिलिकॉन में कोवेलेंट ब्रेक हो रही थी ना। सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है इसलिए कि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जॉइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है जबकि फास्फोरस का स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है
इसका जो सॉलिड बनता है उसमें वेंडरवाल फोर्सेस इन्वॉल्व होती है। तो सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर की वजह से यहां वेंडरवाल फोर्सेस ब्रेक होती है, और इसी वजह से सिलिकॉन टू फास्फोरस जब हम आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में शार्प डिक्रीज आता है। A sharp decrease in melting point is due to change in nature of attractive force, कि वहां पर सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जबकि P4 में वेंडर वॉल फोर्सेस ब्रेक होती हैं और स्ट्रक्चर इज चेंज फ्रॉम जाइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर टू सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर। तो ये रीजन होता है कि सिलिकॉन टू फास्फोरस क्यों जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज करता है, शार्प डिक्रीज करता है। फिर जब हम फास्फोरस से सल्फर, जो इसका अगला मेंबर है, फास्फोरस से जब हम सल्फर में मूव करते हैं तो S8 मॉलिक्यूल होता है सल्फर का। आपको याद होगा सल्फर नेचर में S8 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब सल्फर मॉलिक्यूल S8 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो S8 मॉलिक्यूलर फॉर्म का फायदा क्या होगा कि यहां पर भी विद इन मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन अमंग मॉलिक्यूल वेंडरवाल फोर्सेस होती है। बट एज कंपेयर टू फास्फोरस, फास्फोरस में 4 फास्फोरस मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर साइज भी छोटा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे। जबकि सल्फर में S8 मॉलिक्यूल होता है, 8 सल्फर के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूलर साइज भी बड़ा होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होते हैं। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ वेंडरवाल फोर्स जो है, वेंडरवाल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ वेंडरवाल फोर्स। इसका मतलब यह है कि फास्फोरस के मुकाबले में सल्फर में वेंडरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फास्फोरस के मुकाबले में सल्फर में वेंडरवाल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेंडरवाल फोर्सेस होंगी। और स्ट्रॉन्ग वेंडरवाल फोर्सेस का मतलब यह है कि सल्फर को मेल्ट करना एज कंपेयर टू फास्फोरस मुश्किल है। इसीलिए जब हम फास्फोरस से सल्फर पर आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते हैं। जब हम फास्फोरस से सल्फर पर आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट के इंक्रीज होने की वजह जो है वो है ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वेंडरवाल फोर्सेस। वेंडरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और वेंडरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह जो है वो है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंडरवाल फोर्स इंक्रीज होती है। होपफुली आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। सर जो आपने आखिर में बोला दोबारा रिपीट कर दे, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने ये कहा कि सल्फर 8 में सल्फर के 8 एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं फास्फोरस के मुकाबले में, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी बड़ा है। इसलिए सल्फर में वेंडरवाल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो एज कंपेयर टू फास्फोरस ज्यादा होगी। तो सल्फर में स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से सल्फर को मेल्ट करना एज कंपेयर टू फास्फोरस थोड़ा मुश्किल है, यानी आप मेल्टिंग पॉइंट में स्लाइट इंक्रीज ऑब्जर्व करेंगे जब आप P4 से S8 की तरफ आएंगे। सही सर, थैंक उसके बाद सल्फर के बाद अगला मेंबर क्लोरीन है। क्लोरीन एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब यह है और सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूल है वो 8 एटम्स के साथ मिलके बना हुआ है, जबकि क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो 2 सल्फर 8 और क्लोरीन के दरमियान फर्क ये है
कि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर साइज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, यानी वैंडर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बहुत कम है। कहां 8 एटम का मॉलिक्यूल और कहां 2 एटम का मॉलिक्यूल। तो अल्टीमेटली जब हम सल्फर 8 से क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वैंडर वाल की स्ट्रेंथ का। सर आपकी आवाज बहुत खराब हो रही है। सर आपकी आवाज कट जा रही है बार बार। अच्छा बेटा, हो सकता है क्लोरीन से जब आए ना, जब से कट रही है। क्लोरीन को कोई मसला होगा। अच्छा चलें, अब दोबारा, अब कैसे आ रही है आवाज? सर अभी सही है। अब ठीक है। अच्छा ठीक है। तो मैंने ये कहा कि क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, जबकि सल्फर S8 मॉलिक्यूल है, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में वैंडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ कम होगी। इसी वजह से जब आप सल्फर से क्लोरीन की तरफ आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। और फाइनली जब आप क्लोरीन से आर्गॉन की तरफ आएंगे तो क्लोरीन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड आर्गॉन इज मोनोएटॉमिक गैस। तो अल्टीमेटली आर्गॉन में इलेक्ट्रॉन्स और कम हो जाएंगे, और आर्गॉन के केस में जो है वैंडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ मजीद कम हो जाएगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट मजीद डिक्रीज कर जाएगा। ये मैंने इंडिविजुअली हर एलिमेंट को डिस्कस किया है। अब मैंने यहां पर आपके सामने शो करना है वो ग्राफ जो आपको मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट और पीरियड 3 के मेंबर्स के दरमियान। मेल्टिंग पॉइंट और पीरियड 3 के मेंबर्स के दरमियान जो ग्राफ है, ये आप देखें 11 से 12, 12 से 13, ये तीनों मेटालिक हैं, तीनों मेटल्स हैं, और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। लेकिन ग्रुप 14 जो कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट शार्पली इंक्रीज हुआ है। उसकी वजह थी, मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज हो रहा है फ्रॉम मेटालिक टू कोवेलेंट, और स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है फ्रॉम जाइंट मेटालिक टू जाइंट मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर। और फिर जब आप सिलिकॉन से फास्फोरस पे आते हैं तो सिलिकॉन टू फास्फोरस जो है वो सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर है, और सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वैंडरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होगी, क्योंकि ऊपर सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जबकि फास्फोरस में वैंडरवाल फोर्सेस ब्रेक होती है। फिर फास्फोरस टू सल्फर इंक्रीज, क्योंकि साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। फिर सल्फर से क्लोरीन डिक्रीज, क्योंकि साइज ऑफ मॉलिक्यूल छोटा हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और फिर आर्गॉन अगेन 18 जो है वो मजीद डिक्रीज होगा, क्योंकि वो मोनोएटॉमिक गैस। तो ये है shape of curve whenever it is plotted in between melting point and proton number। ये मेल्टिंग पॉइंट और प्रोटॉन नंबर का ग्राफ है, और ये पीरियड 3 के लिए है। इट इज सेम फॉर पीरियड 4, इट इज सेम फॉर पीरियड 4, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिस्पेक्टिव पीरियड में जो ग्रुप 14 के मेंबर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो हमें पानी पिला दीजिएगा, इसको देख लीजिए। इसका अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सर जूम आउट कर दें। क्या करना है भाई? जूम आउट कर दें, ऊपर का करना है कॉपी।
सर थोड़ा सा ऊपर और करें। हाँ जी, डन। सर नीचे वाला ग्राफ चलो, दिखाएं एक दफा। सर नीचे वाला ग्राफ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है, फाइनल इसका जो है लास्ट, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो ये लास्ट प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या पैटर्न होता है पीरियोडिक टेबल में, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये तीनों जो हैं वो मेटल्स हैं। और चूंकि ये तीनों मेटल्स हैं, तीनों के तीनों मेटल्स हैं, लिहाजा अगर हम कंडक्टिविटी का सोचें तो मेटल्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यकीनन ज्यादा होगी। अब सवाल यह है कि इन तीनों में किसकी ज्यादा होगी, तो ये डिपेंड करेगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे और उतना ही करंट आसानी से कंडक्ट हो सकेगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को,
तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, and it is due to increase in number of valence electrons. It is due to increase in number of valence electrons. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इंक्रीज होने का रीजन फ्रॉम सोडियम टू एल्युमिनियम ये होता है, और इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम इन तीनों में सबसे अच्छा कंडक्टर होगा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। लेकिन जब हम एल्युमिनियम से सिलिकॉन पर आते हैं, अब सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है। मेटलॉइड जो होते हैं ये वो होते हैं जिनके पास, जो कि वैसे नॉन कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, but under certain condition of temperature they become metallic in nature. They are able to conduct electric current. तो जो मेटलॉइड होते हैं, मेटलॉइड जो होते हैं वो अंडर सर्टेन कंडीशन करंट कंडक्ट करते हैं। मेटलॉइड जो हैं वो अंडर सर्टेन कंडीशन करंट कंडक्ट करते हैं। तो सिलिकॉन जो है मेटलॉइड होने की वजह से मेटल के मुकाबले में इसकी कंडक्टिविटी काफी कम होगी, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर ऑल कंडीशंस, जबकि सिलिकॉन जो है वो कंडक्टर बनता है अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम के मुकाबले में जब हम सिलिकॉन पर आएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, और उसका रीजन यही बताएंगे आप, because it is due to the change in nature from metal to metalloid. Metalloids conduct electric current under certain condition of temperature only. So that's why they could not behave like metal. Metalloid जो होते हैं वो metal की तरह behave नहीं करते। फिर सिलिकॉन से जब आप फास्फोरस पर आते हैं तो फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन तीनों नॉन मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स आर नोन टू बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर कंडक्टिविटी सिलिकॉन के मुकाबले में मजीद कम हो जाएगी। वजह यह है कि सिलिकॉन बहरहाल अंडर सर्टेन कंडीशन कंडक्टर बिहेव करता है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो इंतहाई बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैंने आगे लिखा है P4 से Cl2 पर के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फर्दर डिक्रीज करेगी, और यकीनन आर्गॉन तक आप यही पैटर्न देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। ये एक जनरल पैटर्न है, ये एक जनरल पैटर्न है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और प्रोटॉन नंबर के दरमियान ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है कि 11 से 13 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, 13 से 14 पर आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, और फिर 14 to 15 और कम हो जाती है, और 15 to 18 फिर वो तकरीबन कम हो, थोड़ा स्लाइटली कम होती जाते, तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती है। ये है फिजिकल प्रॉपर्टी का पैटर्न। अब आप इसमें मुझे बताइए कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है। सर नॉन मेटल तो ये तो हमें पता है कि नहीं कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये क्यों नहीं आपका करते? ख्याल है बेटा कि नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करते? नॉन मेटल सर्टेन कंडीशन पे आके आप हर चीज को कंडक्टर बना सकते हैं, इवन गैसेस से भी करंट पास होता है अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ तो डिक्रीज कर रहा है, तो वो किस वजह से डिक्रीज कर रही है कि नहीं करते कंडक्ट? तकरीबन एक जैसे होते हैं, कोई बहुत फर्दर डिक्रीज में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा होता, क्योंकि एज वी गो अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, इसलिए उसका मेटालिक बिहेवियर और मुश्किल होता जाता है।
इसके लिए और स्ट्रॉन्ग कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, इसीलिए उनकी कंडक्टिविटी और कम हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है क्योंकि वो लोग गेन करते हैं, वो लोग लूज नहीं करते जब ही ना। बेटा मैं असल में, आप जैसे मुझसे सवाल पूछते हैं ना, वो आपका डोमेन नहीं है ना। मसला ये, मैं इसकी पूरी थ्योरी है, बैंड थ्योरी कहलाती है, वो पूरी इस काम को, मसले को एक्सप्लेन करती है, वो हमारे सिलेबस का डोमेन नहीं है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बात आपसे डिटेल में जरूर करें, लेकिन सिलेबस के डोमेन से हम ना हटें, वरना आप जो है वो परेशान हो जाएंगे, पेपर नहीं कर पाएंगे। बाकी नॉलेज तो मिल जाएगी, पेपर रह जाएगा। तो इक्वली इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि पेपर भी अच्छा हो जाए, आपके मसाइल भी हल हो जाए, और चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ना हो कि जो आपको बाद में डिस्टर्ब करें पेपर में। ठीक है सर। ठीक है जी, कोई और सर क्वेश्चन अगर आपका है तो पूछ लीजिए। सर जो मेटलॉइड्स हैं वो किस कंडीशंस पे कंडक्ट करते हैं, इसका रीजन हमारे सिलेबस में है? नहीं, वो भी मैंने आपको कहा ना, बैंड थ्योरी एक कहलाती है। वो बैंड थ्योरी जो है वो वैसे तो खैर वो फिजिक्स में पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, लेकिन ये बैंड थ्योरी ने जो है वो एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, किस तरह से इनमें जो है वो बैंड्स होते हैं, फ्री रीजन होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन कैसे होती है। तो वो टेम्परेचर बेस जो है वो उसने वो सारा डिस्कशन किया है, लेकिन अब वो सिलेबस का डोमेन ही नहीं है, तो हमें खामखा उसको वो जरूरत ही नहीं है उस पर बात करने की। अच्छा जी, ये सर मुझे कर देना रस्म। आपका अभी आपके सामने क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? ग्राफ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ग्राफ शो हो रहा है। जी, इसी की बात कर रहे हैं। ये इससे ऊपर। ठीक है जी। जी सर। सर जी मिड टर्म में ज्यादा पार्ट मोल्स का या दूसरे टॉपिक्स का? बेटा, ये सब कुछ आपको सिलेबस दे दिया है। अब ये मैं क्या बताऊं किसका पार्ट ज्यादा है? जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस है, पूरा आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? मैं चाह रहा जी था सर। कुछ क्वेश्चन हो जाए। चलें ठीक है, फिर अब बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।